व्यूअर्स, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी की यूपीएससी की तैयारी में स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी की ओर से एक और सहायता प्रदान किए जाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला में हम आपको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में परीक्षोपयोगी जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि न केवल आपके प्रारंभिक परीक्षा में सहायक होगी, बल्कि यह मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। एक बार एक बालक के घर दरवाजे पर सुबह के समय एक भिखारी आया। उस भिखारी को हाथ फैलाए देख उनके मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ और वह घर के अंदर जाकर अपनी मां से कहने लगे कि उस भिखारी को कुछ दे दीजिए। लेकिन उसकी मां के पास उस समय कुछ भी नहीं था, केवल उनके हाथों में पहने हुए कंगन के सिवाय। लेकिन अपने बेटे की बात सुनकर उनकी मां ने अपना कंगन उतारकर उनके हाथों में रखते हुए कहा कि इसे बेचकर तुम जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हो। ये देखकर बालक थोड़ा सा झिझका, लेकिन इस पर उसकी मां ने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओ तब मेरे लिए दूसरा कंगन बनवा देना। फिर वह बालक जब कमाने लायक हुआ तो उसने अपनी पहली कमाई से अपनी मां के लिए कंगन बनवाए। उसने इन कंगनों को अपनी मां को देते हुए कहा, मां, आज मैंने तुम्हारा कर्जा उतार दिया है। इस पर उसकी मां ने कहा, मेरा कर्जा तो उस दिन उतर पाएगा बेटा, जिस दिन किसी और जरूरतमंद के लिए मुझे ये कंगन फिर कभी नहीं उतारने पड़ेंगे। अपनी मां की ये बात उस बालक के दिल को छू गई और उसने अपने जीवन गरीबी और दुखी लोगों की सेवा में लगा दिया। जी हां दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी शख्सियत की जिसे हम सब गरीबों और दलितों के संरक्षक, नारी शिक्षा और विधवा विवाह कानून के समर्थक, प्रसिद्ध लेखक, बुद्धिजीवी और मानवता के एक कट्टर अनुयायी और बांग्ला लिपि और बांग्ला भाषा के पितामह के रूप में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे और आज हम बात करेंगे जानी मानी शख्सियत, दार्शनिक एवं समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, जिन्हें हम विद्यासागर के नाम से भी जानते हैं, का जन्म सोमवार 26 सितंबर 1820 को वीरसिंघा गांव, जो कि तत्कालीन हुगली में हुआ करता था, जो कि वर्तमान में मिदनापुर जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहां हुआ था। बेहद गरीबी में उन्होंने अपना बचपन बिताया, लेकिन गरीबी उनकी आत्मा को कभी छू नहीं सकी और न ही वह उनके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से उनको रोक सकी। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय और मां भगवती देवी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ईश्वर चंद्र एक मेधावी छात्र थे। ज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि वे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे, क्योंकि उनके पास घर में जलाने के लिए गैस लैंप के पैसे नहीं थे। ऐसे निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी किसी प्रकार धैर्य तथा संतोष के सहारे ईश्वर चंद्र ने गांव की पाठशाला में प्रवेश पाया और परिश्रम पूर्वक सारी परीक्षाएं समय पर उत्तीर्ण कर ली। अब इसके आगे की पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं था। आगे की शिक्षा कोलकाता में ही संभव थी, पर वह परिवार के वश की बात नहीं थी। फिर भी उनके पिता श्री ठाकुरदास की यह कसक उन्हें कोलकाता में ईश्वर चंद्र की शिक्षा के लिए अवसर खोजते रहने के लिए प्रेरणा देती थी। वे कोलकाता में जग दुर्लभ सिंह नाम के एक व्यापारी के यहाँ काम करते थे और एक दिन अवसर पाकर उन्होंने दुर्लभ सिंह से निवेदन किया कि मेरे बेटे का मन पढ़ने में बहुत लगता है। उसने गांव की पाठशाला की सारी कक्षाएं प्रथम श्रेणी से पास कर ली हैं। यदि उसे पढ़ने का अवसर मिलता रहा तो वह एक योग्य व्यक्ति बन सकता है। मैं तो कुछ नहीं बन सका, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा कुछ पढ़ लिख कर योग्य बन सके। मेरा निवेदन है कि आप इस संबंध में मेरी कुछ सहायता करें। मेरे बेटे को आगे पढ़ने में कुछ सहायता प्रदान करें। इसके बदले आप मुझसे कोई भी अतिरिक्त काम ले सकते हैं। मालिक जग दुर्लभ सिंह ने ठाकुरदास में पुत्र की प्रगति के लिए एक सच्चे पिता की पीड़ा देखी। उन्होंने एक अच्छे मनुष्य के नाते सहायता करने का उन्हें वचन दिया और कहा कि बच्चे को मुझसे मिलवाइए। श्री ठाकुरदास तुरंत गांव आए और ईश्वरचंद को साथ लेकर कोलकाता चल दिए। 20 मील की दूरी थी और सवारी का कोई साधन नहीं था। पिता पुत्र उस लंबी यात्रा पर पैदल ही चल पड़े थे। उस समय ईश्वर चंद्र की आयु लगभग 8 वर्ष की रही होगी। ठाकुरदास जानते थे कि 20 मील की पैदल यात्रा उसके लिए बहुत ही कठिन थी और गोद में लेकर चला भी नहीं जा सकता था। निदान स्वरूप उन्होंने उसे बहलाए रखने के लिए शिक्षा की उपयोगिता तथा उसकी प्रगति के उपायों पर बातें करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही वे उसे उत्साहित करने के लिए मील के पत्थरों पर लिखे अंक दिखलाकर ये भी कहते चलते थे कि हम लोगों ने इतना मार्ग पूरा कर लिया है
और कोलकाता केवल इतने मील रह गया है। ईश्वरचंद बड़े ध्यान से पिताजी की बातें सुनते रहे और मील के पत्थरों पर लगे अंग्रेजी अंकों को देखते हुए उसे हृदयंगम करते चले गए। जिस प्रकार धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे सारी रात कट जाती है, उसी प्रकार बातचीत के सहारे उन दोनों का रास्ता भी सरलतापूर्वक कट गया और वे कोलकाता में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे की योग्यता परखने के लिए उससे पूछा, बेटा क्या तुम पढ़ लिख सकते हो? इस पर ईश्वरचंद ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं बांग्ला लिख पढ़ सकने के साथ साथ अंग्रेजी के अंक भी लिख पढ़ और जोड़ सकता हूं। श्री जगदुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने के लिए दे दिया। ईश्वरचंद ने बिना किसी झिझक के बिल ले लिया और विश्वासपूर्वक उसे जोड़कर दिखला दिया। ठाकुरदास को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री जगदुर्लभ सिंह ने पूछा कि क्या गांव की पाठशाला में तुम्हें अंग्रेजी की गिनती भी पढ़ाई गई है? ईश्वरचंद ने बतलाया कि अंग्रेजी के अंक तो उसे पाठशाला में नहीं सिखाए गए हैं, बल्कि उसने उन्हें रास्ते में मील के पत्थरों से सीख लिया है। इस पर पिता ठाकुरदास को जहां बच्चे की ग्रहणशीलता पर हर्ष हुआ, वहीं उन्हें संतोष भी हुआ। साथ ही साथ श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे के लिए मासिक छात्रवृत्ति बांध दी। ईश्वरचंद्र इतने निर्धन थे कि आधा पेट भोजन तो मामूली सी बात थी। सप्ताह में 2-1 बार निराहार भी रहना पड़ जाता था। फिर भी वे हृदय से इतने उदार थे और इतने दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। हाँ, यहां आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लेते हैं कि उन्हें विद्यासागर क्यों कहा जाता है। असल में उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही वेदांत और धर्मशास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर ईश्वरचंद ने सैकड़ों रुपए के नगद पारितोषिक एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त कर लिए थे। जिसके बाद भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वरचंद्र को अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। इस समय उनकी आयु मात्र 19-20 साल थी। तब से ही वे ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। खैर, जगदुर्लभ सिंह की सहायता से ईश्वरचंद ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करते हुए 1839 तक कानून की पढ़ाई पूरी कर ली और इसके 2 वर्ष बाद यानी 1841 में मात्र 21 वर्ष की आयु में ही वे फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हो गए। यहां उन्होंने 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की और इसके बाद वे संस्कृत कॉलेज में बतौर सहायक सचिव नियुक्त हुए। नियुक्ति के पहले ही वर्ष उन्होंने शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए अपनी सिफारिशें प्रशासन को सौंप दी, लेकिन उनकी रिपोर्ट ने उनके और तत्कालीन कॉलेज सचिव रसोमय दत्ता के बीच तकरार उत्पन्न कर दिया और इसी वजह से उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन 1849 में ईश्वरचंद विद्यासागर को साहित्य के प्रोफेसर के रूप में संस्कृत कॉलेज में एक बार फिर से जुड़ना पड़ा। इसके बाद 1851 में वो इस कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए, लेकिन रसोमय दत्ता के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण ईश्वरचंद विद्यासागर को संस्कृत कॉलेज से त्यागपत्र देना पड़ा, जिसके बाद प्रधान लिपिक के तौर पर दोबारा उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में शामिल होना पड़ा। दोस्तों, एक किस्सा ईश्वरचंद विद्यासागर के आत्मसम्मान से समझौता न करने का है जब वे संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। प्रिंसिपल साहब किसी जरूरी काम से एक अंग्रेज ऑफिसर से मिलने गए थे। जब प्रिंसिपल महोदय उस कॉलेज में अफसर के कमरे में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि वह अंग्रेज जूता पहने हुए मेज पर पैर पसार कर बैठा हुआ था। किसी आगंतुक को आया हुआ देखकर भी उस अंग्रेज ने अपने पैर को मेज के ऊपर से हटाना मुनासिब नहीं समझा था। उस समय विद्यासागर ने अपनी जरूरी बात समाप्त की और लौट गए। कुछ दिनों बाद संयोग ऐसा होता है कि उस अंग्रेज ऑफिसर को भारतीय प्रधानाध्यापक महोदय से जरूरत आन पड़ती है और वह संस्कृत कॉलेज में उनसे मिलने पहुंच गया। उस अंग्रेज को देखकर प्रिंसिपल महोदय ने चप्पल पहने हुए अपने पैर को उठाकर मेज पर रख दिया और अंग्रेज ऑफिसर की तरफ देखा भी नहीं। प्रिंसिपल के इस रवैये से अंग्रेज ऑफिसर अपने आप को बेइज्जत महसूस करने लगा और वहां से गुस्से में चला गया। उसने इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारी से भी कर दी। वरिष्ठ अधिकारी ने जब प्रिंसिपल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ दिन पहले जब मैं इनसे मिलने गया था तो ये भी इसी तरह बैठे थे, तो मैंने समझा कि शायद ये अंग्रेजी शिष्टाचार का ही एक हिस्सा है, इसलिए मैंने भी उनके साथ अवगत इसी तरह से किया है। इस घटना पर अंग्रेज ऑफिसर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने प्रिंसिपल से माफी मांगी। दार्शनिक
शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, जनहितैषी और स्वतंत्रता सेनानी, अगर एक साथ इन सभी को जोड़ा जाए तो जो नाम सामने आता है वह है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 19वीं सदी में भारत में पुनर्जागरण की जो महान लहर आई, उसमें अंधकार के युग में पुनर्जागरण के युग की शुरुआत हुई। भारत में एक नई चेतना और जागरण की लहर दौड़ पड़ी। विवेक और ज्ञान ने विश्वास का स्थान ले लिया और रूढ़िवाद की श्रृंखलाएं एक एक कर टूटने लगी। इस नई चेतना और जागरण के वाहक कुछ समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता से समाज को एक नई दिशा दिखाई। इन्हीं में से एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। विद्यासागर ने बिना किसी संघ की स्थापना किए स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए अनेक कार्य किए। समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए राजा राम मोहन राय ने विधवाओं की सती प्रथा पर रोक लगवाई, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवाओं को विधवा जीवन की यातनाओं से बचाया और कानून द्वारा पुनर्विवाह की अनुमति दिलवाई। उन्होंने विधवा विवाह संबंधी तर्कों को शास्त्रों और संहिताओं के जरिए आधार प्रदान कर समाज के सामने प्रस्तुत किया। वर्ष 1854 में विद्यासागर ने विधवाओं के लिए अभियान शुरू किए। उन्होंने अपनी पुस्तक विडो रिमैरिज में विधवा विवाह संबंधी विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने विवाह संबंधी आंकड़ा प्रस्तुत कर समाज में फैली कुप्रथा को बताया। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक मेहनत और कोशिशों का ही फल था कि सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इस कानून के मुताबिक अगर विधवा चाहे तो वह पुनर्विवाह कर सकती थी। उनकी व्यवहारिकता का इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे का विवाह एक विधवा के साथ करवाया था। इस कुप्रथा के अलावा 19वीं सदी में व्याप्त कई अन्य कुप्रथाएं महिलाओं का जीवन नरक कर रही थी। ऐसी ही एक कुप्रथा थी बाल विवाह। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपने भाषण और लेखन के जरिए तत्कालीन समाज में व्याप्त बाल विवाह प्रथा के खिलाफ जनता को जागृत करने का प्रयास किया। इस दौर में किशोर आयु में ही बालिकाओं का विवाह अधेड़ पुरुषों से कर दिए जाने का चलन भी खूब हुआ करता था। पति के निधन के बाद ऐसी लड़कियों को ताउम्र सफेद साड़ी में एक कलंकित और समाज से पृथक जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता था। ऐसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ विद्यासागर ने कई पत्रिकाओं में खूब लिखा। उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया था कि जिस देश में बाल विवाह प्रथा जारी है, वहां की संतान कभी वीर और पराक्रमी नहीं होगी। विद्यासागर और उनके जैसे ही समाज सुधारकों की कोशिशों के चलते सन 1860 में एज ऑफ कंसेंट नामक कानून पारित हो सका था। इसके जरिए 10 साल से कम आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को अपराध माना गया था। विधवा पुनर्विवाह एवं बाल विवाह के अभियान के साथ साथ विद्यासागर ने बहुविवाह के खिलाफ भी अभियान चलाया। 1857 में कुलीन ब्राह्मणों के बीच बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्धमान के राजा के नेतृत्व में 25,000 हस्ताक्षरों के साथ एक याचिका सरकार को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन सिपाहियों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप इस याचिका पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन फिर से 1866 में विद्यासागर ने 21,000 हस्ताक्षरों के साथ एक और याचिका को प्रेषित किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और महिलाओं को पुरुष की तरह ही शिक्षा मिले, ये सोच विद्यासागर को अपने माता पिता से संस्कारों में मिली थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने घर घर जाकर परिवारों के मुखियाओं से अनुरोध किया कि वे अपनी बेटियों को स्कूल में दाखिला की अनुमति दें। संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षक के तौर पर उन्होंने संस्कृत की शिक्षा के जरिए सभी जातियों और महिलाओं के लिए दरवाजे खोल दिए। सन 1849 में उन्होंने बेथ्यून के सहयोग से कन्या विद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर बेथ्यून कॉलेज के नाम से मशहूर हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक चंद्रमुखी बसु थीं, जो कि बेथ्यून कॉलेज की छात्रा थीं। समाज सुधार अभियान के तहत ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्थानीय भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए 35 स्कूलों की एक श्रृंखला शुरू की और 1300 छात्रों का नामांकन करने में वे सफल रहे। उन्होंने इस उद्देश्य को समर्थन देने के लिए एक फंड नारी शिक्षा भंडार भी शुरू किया। लड़कियों को उच्च शिक्षा मिले, इसके लिए कलकत्ता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की गई थी। झारखंड राज्य के लिए यह एक सौभाग्य की बात है कि बांग्ला लिपि और बांग्ला भाषा के पितामह कहे जाने वाले ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन के 18 वर्ष व्यतीत करने के लिए कर्माटांड का चयन किया था। उन्होंने कर्माटांड, जो कि अब जामताड़ा जिला में स्थित है, अपने निवास स्थान का नाम
नंदन कानन रखा था। कर्माटांड में वे केवल सांथालों के साथ रहे ही नहीं, बल्कि उन्होंने उनके सामाजिक उत्थान के लिए भी काफी ज्यादा प्रयास किए। यही नहीं, झारखंड में सांथाल आदिवासियों के उत्थान के लिए कई वर्षों तक प्रयास किया गया। सांथाल बालिकाओं की शिक्षा के लिए झारखंड में पहली बालिका विद्यालय की उन्होंने स्थापना की। शिक्षाविद के तौर पर उन्होंने तब की शिक्षा व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए थे। संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम करते हुए सन 1851 से 1858 में संस्कृत महाविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे। उनके प्रयासों से बंगाली शिक्षा में एक क्रांति आ गई। बंगाली जिस तरह बोली जाती थी, उसमें परिवर्तन कर सरल और शुद्ध बनाने का श्रेय विद्यासागर को ही जाता है। उन्होंने बंगाली वर्णों को पुनर्गठित किया और अक्षर ज्ञान को सरल करने के लिए 12 स्वर और 40 व्यंजनों का गठन किया। उनकी लिखी किताब बोर्णो परिचय आज भी बांग्ला अक्षरों के ज्ञान के लिए पढ़ाई जाती है। साहित्य के क्षेत्र में विद्यासागर ने अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने कई संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया और सामाजिक परिस्थितियों पर किताबें भी लिखी। कई पुस्तकों का लेखन और अनुवाद किया था। 1848 में बांग्लार इतिहास, 1849 में जीवन चरित्र, 1854 में कालिदास कृत शकुंतला और 1860 में महाभारत सीतार वनवास, 1869 में भ्रांति विलास और 1873 में ओती ओल्प होइलो आभार ओती ओल्प होइलो, 1884 में ब्रजविलास, 1886 में रत्नो परीक्षा लिखी। इसके अलावा बच्चों के लिए बेताल पंचविंशति, जो कि 25 कहानियों का संग्रह है, वह भी लिखा। सामाजिक कुरीतियों पर उनकी किताबों में 1855 में आई बुद्धो विवाह और 1871 में बहुविवाह पर लिखी गई किताब बहुविवाह और बाल विवाह की कमियों पर बाल विवाह नाम की उन्होंने किताब लिखी और इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद भी किया गया। और इसके अलावा अनेक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कर बांग्ला भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में बड़ा योगदान दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर तत्वबोधिनी पत्रिका, सोम प्रकाश, सर्वशंभुकारी पत्रिका और हिंदू पैट्रियट जैसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता प्रकाशनों से जुड़े रहे थे। मजेदार बात यह है कि जिन पुस्तकों को उन्होंने अनुवादित किया, उन पुस्तकों की बिक्री से जो फंड आता था, वो उसे बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया करते थे, जो अपने आप में शिक्षा की समाज केंद्रिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके सामाजिक कार्यों से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया यह भी है कि जब वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए देश भर से चंदा जुटाने में लगे थे, तब वे इसी सिलसिले में एक दिन अयोध्या के नवाब के पास पहुंच गए और उनसे कॉलेज के लिए एक मदद मांगी। नवाब ने यह सुनकर विद्यासागर के दान के थैले में अपना जूता गिरा दिया और कोई होता तो नवाब के इस व्यवहार से बेहद दुखी होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अगले ही दिन नवाब के महल के सामने ही उसी के जूते की नीलामी की गई। यहां नवाब के जूते को 1000 रुपए में नीलाम कर दिया गया था, जो कि उस समय काफी बड़ी रकम थी। इस बारे में सुनकर नवाब ने उन्हें तुरंत अपने पास बुलाया। शिक्षा के लिए विद्यासागर की लगन को देख नवाब खुश हुए और उन्होंने विद्यासागर को 1000 रुपए की अतिरिक्त रकम और दान में दी। इस तरह देश भर से चंदा इकट्ठा करके ईश्वरचंद विद्यासागर ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। ईश्वरचंद विद्यासागर का 70 वर्ष की उम्र में 29 जुलाई 1891 को निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, आश्चर्य होता है कि भगवान ने 40 मिलियन बंगालियों को पैदा करने की प्रक्रिया में केवल एक ही महान आत्मा को कैसे पैदा किया। उनकी मृत्यु के बाद विद्यासागर के निवास नंदन कानन को उनके बेटे ने कोलकाता के मलिक परिवार को बेच दिया। इससे पहले कि नंदन कानन को ध्वस्त कर दिया जाता, बंगाली एसोसिएशन बिहार ने घर घर से 1-1 रुपया अनुदान एकत्रित कर 29 मार्च 1974 को उसे खरीद लिया। बालिका विद्यालय फिर से प्रारंभ किया गया, जिसका नामकरण विद्यासागर के नाम पर ही किया गया है। निःशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक स्थानीय जनता की सेवा कर रहा है। विद्यासागर के निवास स्थान के मूल रूप को आज भी व्यवस्थित रखा गया है। भारतीय समाज अगर सामाजिक कुरीतियों के जकड़न से अगर बाहर निकल पाया है, तो उसके पीछे ईश्वर चंद्र जैसे शिक्षाविद और समाज सुधारक का अभूतपूर्व योगदान रहा है, जिनके लिए देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। आशा करते हैं कि आज का यह सत्र आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आपको ईश्वरचंद विद्यासागर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी।
इसी तरीके के अगले एपिसोड में शख्सियत में हम किसी अन्य शख्सियत के बारे में आपसे चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।